हेलो एवरीवन, आज हम हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, डेट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट से समझ में आ रहा है कि कोई भी डिसीज़ अगर हमें हुई है तो हम कैसे और क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज। नंबर वन, to reduce the effect of disease and the other way is the kill the cause of the disease। सबसे पहले तो जो डिसीज़ है उसके इफ़ेक्ट को कैसे कम कर दिया जाए, एंड सेकेंड जिस वजह से हमें डिसीज़ हुई है उसे किल कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक मेडिसिन। हम मेडिसिन लेते हैं डिसीज़ के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, बेड रेस्ट करते हैं ताकि हमारी एनर्जी कंजर्व रहे, एंड यस हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। तो ये तो है हमारे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। देन इसके बाद है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। हमने डिसीज़ कॉजिंग रीज़न पढ़ लिए हैं, ट्रीटमेंट पढ़ लिया है। अब हम उन डिसीज़ को रोक कैसे सकते हैं। हमने हमेशा सुना है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अभी हम यहाँ पर प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, डिसीज़ को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक हाइजीन, यानी कि हमारे चारों तरफ जिन भी लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं या हमारी जो सराउंडिंग है, आसपास हम जहाँ रहते हैं, वो एरिया हाइजीन होना चाहिए। हाइजीनिक इट मीन्स साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। सेकेंड हमारे पास है सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर। हम अगर अच्छा पानी, स्वस्थ पानी, फिल्टर वाटर को पीते हैं तो हम डिसीज़ होने से बच सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डिसीज़ जो होती है वो अच्छा पानी ना पीने की वजह से होती है। जो थर्ड, क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन एनवायरनमेंट मीन्स जो हमारे आसपास है वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, मॉस्किटो जहाँ पर ब्रीड कर सकें। अगर गंदगी होगी तो वहाँ पर मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा ब्रीड करेंगे और डिसीज़ कॉज कर सकते हैं। देन इसके बाद नंबर 4, इम्यूनाइजेशन। ये होता है जैसे हमारी बॉडी को बचपन में इम्यून कर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे पोलियो आपने मोस्ट कॉमन सुना ही है, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अगर करवा दिए जाएं तो इससे भी हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए। हम उन पर्टिकुलर डिसीज़ से इन फ्यूचर इन्फेक्ट नहीं होंगे। नंबर 5, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड फॉर एवरीवन। मीन्स ऐसा तो है सभी लोगों को फूड तो मिलता है, कई बार क्या होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता, और कई बार होता है फूड तो प्रॉपर है बट उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इस तरह से भी जो अगर हम प्रॉपर फूड और सफिशिएंट फूड लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उससे भी हम डिसीज़ होने से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ वैक्सीन इनटू द बॉडी। वैक्सीन जो होती है वो किससे बनी होती है? कोई भी डेड माइक्रोब्स होता है या इनएक्टिव फॉर्म में जो माइक्रोब्स होता है उसको इंजेक्शन की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन या टीकाकरण। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन होता है। देन इसके बाद हम कर रहे हैं हमारी मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट डिसीज़ एंड वायरल डिसीज़, एड्स। एड्स इट इज़ अ इन्फेक्शियस डिसीज। तो सबसे पहले हम एड्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये डिसीज रेट्रोवायरस की वजह से फैलती है। इस रेट्रोवायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं HIV वायरस। ओके, एड्स क्या करता है? हमारी सबसे पहले हमारी वाइट ब्लड सेल्स को इफ़ेक्ट करना शुरू करता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल के अटैक से बचाती है। तो सबसे पहले ये वायरस उन्हीं सेल को इन्फेक्ट करना शुरू करता है ताकि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाए और वाइट ब्लड सेल की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए, जिससे बॉडी कमज़ोर हो जाए। ये वायरस क्या करता है? सबसे पहले वीक कर देता है हमारी इम्यूनिटी को और सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म को, क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं यही हमारी बॉडी में सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस से अगेंस्ट लड़ने की जो एबिलिटी होती है वो वाइट ब्लड सेल के पास होती है। अब अगर वाइट ब्लड सेल ही इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगी तो बॉडी के अंदर अपने आप ही इम्यूनिटी डिक्रीज़ होने लग जाएगी, और कुछ समय बाद या थोड़े टाइम बाद पेशेंट जो एड्स से सफ़र होता है वो मर जाता है दूसरे इन्फेक्शन से।
अब हम पढ़ेंगे ये एड्स जो डिसीज़ है ये कैसे ट्रांसमिट होती है पर्सन टू पर्सन। एड्स डिसीज स्प्रेड थ्रू दी अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको एड्स है, अगर वो किसी दूसरे नॉर्मल और हेल्दी पर्सन के साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट करता है तो ये डिसीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है। सेकेंड, एड्स डिसीज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी इन्फेक्टेड ब्लड को नॉर्मल पर्सन के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाए तो भी ये एड्स कोज कर देगी, नॉर्मल पर्सन को एड्स इन्फेक्टेड कर देगी। नेक्स्ट, एड्स डिसीज़ ऑल्सो स्प्रेड थ्रू द यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर लगाई गई नीडल को नॉर्मल पर्सन और हेल्दी पर्सन पर यूज़ करें तो वो नीडल से भी क्या होता है, एड्स के जो वायरस होते हैं वो नीडल्स के थ्रू नॉर्मल पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएंगे और उसे भी डिसीज़ कॉज कर देंगे। देन इसके बाद हमारे पास होता है जैसे मदर से भी ये डिसीज़ उसके बच्चे में जा सकती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। मदर से बच्चे के अंदर जो जैसे डिसीज़ ट्रांसमिट होगी इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसके बाद जो सिम्टम्स हैं, इस डिसीज़ से होने वाले जो सिम्टम्स हैं वो है स्वॉलन लिम्फ नोड्स। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ नोड्स होती हैं वो स्वेलअप हो जाएंगी। फीवर लगातार होता रहेगा। नाइट टाइम में स्वेटनिंग होती है। वेट लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। ब्रेन को डैमेज होता है। मेमोरी लॉस हो जाती है। एबिलिटी टू स्पीक लॉस हो जाती है। ये एड्स में होने वाले सिम्टम्स हैं। किसी भी डिसीज़ को रोकने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है अवेयरनेस। कोई भी डिसीज़ हो जाए, जैसे हम एड्स की बात कर रहे हैं, पर एड्स के अलावा अगर कोई भी डिसीज़ है तो सबसे पहले हर पर्सन को उसके लिए अवेयर होना चाहिए। तो अगर हम अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं तो हम इस डिसीज़ को फैलने से रोक सकते हैं। दूसरा, डिस्पोजेबल सिरिंज। जो भी अभी मैंने ऊपर बताया ट्रांसमिशन के दौरान जो हम ट्रांसमिशन नीडल के थ्रू होता है, इन्फेक्टेड नीडल के यूज़ करने से होता है, तो वही चीज़ यहाँ बता रहे कि अगर हम यूज्ड नीडल को या सिरिंज को डिस्पोज ऑफ कर दें तो हम एड्स के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं उन्हें अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी सबसे पहले अपना चेकअप करा लेना चाहिए कि उन्हें कोई डिसीज़ तो नहीं है। नेक्स्ट जो कॉमन रीज़न है वो है बार्बर शॉप। जो जैसे कई बार हम नाई की शॉप पर जाते हैं तो नाई जो होता है वो सेम ब्लेड को यूज़ कर लेते हैं दूसरे पर्सन के ऊपर। अगर मान लो कोई एड्स इन्फेक्टेड पर्सन है उस पर यूज्ड ब्लेड्स को अगर हम दूसरे नॉर्मल पर्सन के ऊपर यूज़ करते हैं तो इससे भी ये डिसीज़ फैल सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है कि हम डिसीज़ को कैसे रोक सकते हैं फैलने से। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है बेटा वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक एंटीवायरस ड्रग्स। जैसे हमने एंटीबायोटिक सुना है, क्या हमने कभी एंटीवायरल सुना है? नहीं, क्योंकि जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उनको बनाना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं इनकी खुद की सेल्स नहीं होती हैं। ये जब किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो उस बॉडी को यूज़ करके अपनी सेल को अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर ये फैलते चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। जो बैक्टीरियल डिसीज़ होती है वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन तक ही सीमित होती है, लेकिन जो वायरल डिसीज़ होती है वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो जो पूरी बॉडी इफेक्टेड होगी उसको ठीक करने के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी ड्रग्स नहीं बनी है। देन इसके बाद एंटीबायोटिक्स के बारे में सभी ने सुना ही है। जब हमें कोई बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेनली कहाँ से बनाए जाते हैं? ये बैक्टीरिया और फंगस से ही बनाए जाते हैं ये, बट लो कंसंट्रेशन लेवल पे। इनके पास क्या होती है? एबिलिटी होती है टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस, यानी कि जो बैक्टीरिया है इनकी ग्रोथ को रोकने की एबिलिटी होती है। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं बैक्टीरियल सिंथेटिक पैथवेज को। ठीक है, जो बैक्टीरिया का डिसीज़ कॉजिंग पैथवे होता है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी के ऊपर उसका फर्दर इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे? हमारी बॉडीज़ जो होती है बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं और ये एंटीबॉडीज़ फिर अफेक्ट करती हैं
बैक्टीरिया के सेलुलर पाथवे को, जिस वजह से बैक्टीरिया बॉडी में फर्दर डिवाइड नहीं कर पाता, फर्दर स्प्रेड नहीं हो पाता। और ये एंटीबॉडीज़ होती हैं जो प्रोटोजोआ सच एज मलेरियल पैरासाइट इनको भी किल कर देता है और थोड़े टाइम बाद हम रिकवर हो जाते हैं अपनी डिसीज़ से। जो सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी इट वाज पेनिसिलिन। एंड एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमेशा पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है। ये एंटीबायोटिक्स किल करती है और इनहिबिट कर देती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई, और जो पर्सन है उसको कोई डैमेज नहीं करती है। पैप्टिक अल्सर क्या होता है? तो पैप्टिक अल्सर जो होता है ये बहुत ही पेनफुल होता है। स्टमक एंड ड्यूडेनम यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसका एक पार्ट है। इन दोनों स्टमक और ड्यूडेनम पार्ट के का जो एरिया होता है वो स्वेलअप हो जाता है, वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है। और क्या कारण होता है इसका कारण होता है एसिडिटी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिड बनना शुरू हो जाता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कई बार स्ट्रेस की वजह से या लाइफस्टाइल जो आजकल हम देख रहे हैं, बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से लोग अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, खाने पीने की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, तो ये भी एक कारण है जिस वजह से पैप्टिक अल्सर हो सकता है। पैप्टिक अल्सर में क्या होता है, स्टमक ड्यूडेनम के पास का जो रीजन है वो स्वेलअप हो जाता है, वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।